हेलो एवरीवन, मैं कौशल देवती सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार। और जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया हुआ था कि हम आपके बीच में आते रहेंगे, नए नए टेस्ट सीरीज़ लेकर के आते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो व्यूवर्स हैं जो कि म्यूज़िक फैकल्टी से अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ हम उपयोगी सामग्री उनके बीच लेकर के आ सकें और उनके लिए थोड़े से बेनिफिशियल हो सके। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सीपी स्मार्ट क्लास अपने वादे को पूरा करते हुए आप लोगों के बीच में पुनः एक बार आया हुआ है और आज फिर एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए। तो चलिए पहले उसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप करते हैं, ठीक है, कि थोड़ी सी तैयारी हमारी और मजबूत हो सके। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो आया हुआ है वो क्वेश्चन है भैया कि दक्षिण भारतीय शैली में मंद स्वर दर्शाया जाता है। दक्षिण भारतीय शैली में जो मंद स्वर होता है उसको कैसे दर्शाया जाता है? दक्षिण भारतीय शैली में जैसे मध्य सप्तक, तार सप्तक, मंद सप्तक होता है ना, तो दक्षिण भारतीय शैली में क्या कहते हैं कि संगीत में जो मंद सप्तक होता है उसको कैसे दर्शाते हैं? जी हाँ, तो आपका ऑप्शन जो रहा मूल स्वर के ऊपर बिंदु, मूल स्वर के नीचे बिंदु, या फिर सिंपल सा मूल स्वर, या फिर मूल स्वर के नीचे पटपाई, कौन सा ऑप्शन है? दक्षिण भारतीय संगीत में मंद स्वर को दर्शाने के लिए किस प्रकार का चिन्ह लगता है, कहाँ लगता है? पटपाई लगती है या फिर कुछ नहीं लगता है, या फिर बिंदु लगता है तो ऊपर लगता है कि नीचे लगता है? मंद सप्तक के लिए क्या होता है? चलिए जवाब दीजिए फटाक से आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। और अब आप लोगों में से जिसने जिसने ऑप्शन ए को चूज किया है उसका जवाब बिल्कुल सही है। दक्षिण भारतीय पद्धति में मंद स्वर के लिए ऊपर बिंदु लगता है, जबकि नॉर्थ म्यूजिक में जो उत्तर भारतीय संगीत है वहाँ तार सप्तक के लिए ऊपर लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है साउथ इंडियन स्वरलिपि पद्धति में और नॉर्थ इंडियन स्वरलिपि पद्धति में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तार सप्तक को दक्षिण में दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। तार सप्तक के लिए क्या प्रयोग होता है? ऊपर बिंदु लगता है, नीचे बिंदु लगता है, ऊपर खड़ी पाई लगती है, नीचे खड़ी पाई लगती है। अच्छा क्वेश्चन है। तार सप्तक को दर्शाने के लिए साउथ इंडियन जो स्वरलिपि पद्धति है उसके बिहाफ पे किस तरह से तार सप्तक को दर्शाते हैं? ऊपर बिंदु लगाते हैं, ऊपर खड़ी पाई लगाते हैं, नीचे बिंदु लगाते हैं, नीचे खड़ी पाई लगाते हैं, क्या करते हैं? सही जवाब आप लोग दें इसका। रिप्लाई करें। तार सप्तक को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। चलिए ठीक है, आप में से इसका जवाब है ऑप्शन सी, ऊपर खड़ी पाई। आप में से जिसका इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऊपर खड़ी पाई, उनका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है, ऊपर खड़ी पाई लगाते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, राग यमन का वादी स्वर होता है, जो राग यमन है उसका वादी स्वर क्या होता है? सा रे ग म। राग यमन का वादी स्वर क्या होता है? ऑप्शन है सा रे ग और म, ABCD। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना जवाब दे सकते हैं और बिल्कुल जल्दी जवाब आप दें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि टेस्ट जो है बहुत कम समय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल सके, इसलिए आप लोग अपने जवाब जल्दी जल्दी दें। और कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बस देख लो, जवाब नहीं देना है, तो वो दे दिया करें, ठीक है ना। आप यकीन माने जब आप जवाब देंगे तो आप कनेक्ट होंगे, और जब तक आप सिर्फ देखेंगे तब तक आप कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो अपने आप को कनेक्ट करिए, ठीक है भैया। चलिए, आप में से जिसका इसका जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है भैया। आप में से इसका जवाब ऑप्शन सी, ग स्वर, गांधार स्वर, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन है आलाप करते समय जिस स्वर पर रुकते हैं उसे क्या कहते हैं? ये मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य से पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि न्यास स्वर की जो नियमावली है, आलाप करते समय जिस स्वर की, आलाप की जो भी स्वर है, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, जो भी स्वर तमाम बताए गए, उनमें से
सबकी नियमावली अलग अलग बताई गई। ठीक है, तो वर्तमान समय की परिदृष्टि से वादी, ग्रह, न्यास और इसको सेवाणी लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया है ये। ठीक है ना, ये संवादी होना चाहिए था, तो इसको आप संवादी कर सकते हैं। आप ऑप्शन तब तक बताएं। ठीक है, इसको मैं संवादी कर दे रहा हूँ, इसको संवादी पढ़िए, संवादी। ठीक है, आलाप करते समय जिस स्वर पर रुकते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल कम समय में फटाक से आप जवाब दे दें। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा और इत्तेफाक से मेरे मुंह से निकल भी गया था। आप में से जिसका इसका जवाब है सी, न्यास, उनका जवाब सही है। ठीक है, न्यास की मध्यकाल में कुछ और परिभाषा रही, प्राचीन काल में उसको किसी और स्वरूप में जाना जाता रहा, लेकिन वर्तमान समय में जिस स्वर पर ठहराव लेते हैं उसको न्यास का स्वर बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है भैया, खमाज के आरोह में वर्जित स्वर है। राग खमाज जो है उसके आरोह में कौन सा स्वर वर्जित होता है? ग, रे, ध, नी। राग खमाज के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित होता है, बताइए। चलिए, आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। आते हैं इसके सही जवाब की ओर। आप में से जिनका जिनका जवाब है ऑप्शन बी, उनका जवाब बिल्कुल सही है। रे स्वर जो होता है वो क्या होता है? आरोह में वर्जित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, निम्न में से आश्रय राग है, निम्न में से आश्रय राग मुल्तानी, जयजयवंती, तोड़ी या मालकोस। मुल्तानी, जयजयवंती, तोड़ी या मालकोस, निम्न में से आश्रय राग कौन सा है? ठीक है, जवाब दें आप लोग। निम्न में से आश्रय राग कौन सा है? चलिए, बहुत अच्छा, अब तक आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। मैं आप लोगों को बहुत बार बताया हूँ कि जो भी थाट के आधार पर राग हैं वो सब के सब आश्रय राग हैं, और इसमें से ऑप्शन सी सही जवाब है। आप में से जिसने जिसने ऑप्शन सी को चूज़ किया हो उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे आते हैं। तिलंग से मिलता जुलता राग, राग तिलंग एक है, तो राग तिलंग से मिलता जुलता राग कौन सा है? देशकार है, खमाज है, तिलक, कामोद है, तोड़ी है। अच्छा क्वेश्चन है। तिलंग से मिलता जुलता राग कौन सा है? देशकार है, खमाज है, तिलक, कामोद है, तोड़ी है। तिलंग से मिलता जुलता राग, तिलंग से मिलता जुलता राग कौन सा है? देशकार है, खमाज है, तिलक है, कामोद है, तोड़ी है, कौन सा भी? जवाब देते हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा और हम लोग आते हैं अपने ऑप्शन के पास, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, खमाज। जो खमाज है वो तिलंग राग से मिलता जुलता राग है। ठीक भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। रजा खानी गत का संबंध है बनारस से, दिल्ली से, लखनऊ से, पंजाब से। अच्छा क्वेश्चन है ये। रजा खानी गत का संबंध है बनारस से है, दिल्ली से, लखनऊ से, पंजाब से। कहाँ से रजा खानी गत का संबंध है? आपने सुना होगा मसीद खानी गत, रजा खानी गत। ठीक है, तो जो रजा खानी है गत, उसका संबंध कहाँ से है? बनारस से है, दिल्ली से, लखनऊ से, पंजाब से। जवाब दें आप लोग बिल्कुल कम समय में। ABCD जो भी पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं कि नहीं बनारस से, दिल्ली से, लखनऊ से। आप ऑप्शन बस दे दीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बस सब ऑप्शन दे दीजिए।
उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा और मैक्सिमम लोगों ने सही रिप्लाई किया होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही गतें हैं, एक रजा खानी गत और दूसरी मसीद खानी गत। तो मसीद खानी गत का संबंध लखनऊ से है, ठीक है। तो आप में से जिसका इसका जवाब रजा खानी गत लखनऊ है, उसका जवाब बिल्कुल सही भैया मेरे। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है खमाज राग का संवादी स्वर। चलिए बहुत अच्छा। राग खमाज का संवादी स्वर कौन सा है? ठीक है, ग प रे और नी। राग खमाज का संवादी स्वर कौन सा है? ग प रे नी। राग खमाज का संवादी स्वर कौन सा है? ग प रे नी। ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी रे, ऑप्शन डी नी। इसमें कौन सा क्या कहते हैं खमाज का संवादी स्वर है? रिप्लाई करें आप। चलिए बहुत अच्छा। आप में से जिसका इसका जवाब है ऑप्शन डी नी स्वर, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। उनकी तैयारी खमाज को लेकर अच्छी चल रही है, तो आप लोग अपने रागों को ऐसे तैयार करते रहें, क्योंकि राग के क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग वाद्य संवादी मिल जाते हैं, तो फिर सबको कंफ्यूज करने लगते हैं। लेकिन वो मजबूरी हमारी आपकी है, जो आप बुक्स में पढ़ेंगे आपको वही बताना होगा। आगे देखते हैं, राग यमन किस श्रेणी का राग है? पूर्वांग श्रेणी का राग है, उत्तरांग श्रेणी का राग है, मौसमी श्रेणी का राग है, संधि प्रकाश श्रेणी का राग है। तो राग यमन किस श्रेणी का राग है? आप इसका जवाब दें, ठीक है। राग यमन किस श्रेणी का राग है? पूर्वांग श्रेणी का राग है, उत्तरांग श्रेणी का राग है, मौसमी राग है, संधि प्रकाश राग है। रिप्लाई करें आप। चलिए बहुत अच्छा। उम्मीद है आप लोगों ने कर दिया होगा। और आप में से जिसका जिसका जवाब है कि राग यमन जो है वो पूर्वांग श्रेणी का राग है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। कैसे है? मैंने क्लास में बताया हुआ था कि किस कैटेगरी में आने के बाद वो पूर्वांग हो जाएगा, किस कैटेगरी में जाने के बाद वो उत्तरांग हो जाएगा। आगे आते हैं, राग खमाज की जाति क्या है? ठीक है, अब इसको देखिए, हल्का सा मिस टाइप हो गया है ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको सुधारते हैं, ठीक है। आप क्या करिए, ये स्लैश लगा लीजिए, ठीक है, स्लैश लगा लीजिए, स्लैश लगा लीजिए, स्लैश लगा लीजिए, ठीक है। जिससे ये औड़व औड़व हो गया। 5 5 का मतलब औड़व औड़व, 6 6 का मतलब साड़व, जहाँ 6 होगा वहाँ साड़व मान लेना, 5 का मतलब औड़व मान लेना, 7 का मतलब संपूर्ण मान लेना। 5 5 का कॉम्बिनेशन है इसकी जाति में, 6 6 का कॉम्बिनेशन है, 6 7 का कॉम्बिनेशन है, 7 7 मतलब औड़व औड़व है, साड़व साड़व है, साड़व संपूर्ण है या संपूर्ण संपूर्ण है। राग खमाज की जाति क्या है? आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। औड़व औड़व जाति का राग है, साड़व साड़व जाति का राग है, साड़व संपूर्ण जाति का राग है या संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है? किस श्रेणी का राग है ये? उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा, जवाब दे दिया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। और जिसका जिसका जवाब इसमें से है ऑप्शन सी साड़व संपूर्ण, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक भैया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, आइए। यमन का गायन समय क्या है? 7 से 10 शाम को, 7 से 10 सुबह, 4 से 7 दिन में, 4 से 7 शाम में। राग यमन का गायन समय क्या है? 4 से 10 शाम, 4 से 10 सुबह, सॉरी 4 से मैं कह रहा हूँ मैं 7 से 10, 7 से 10 शाम, 7 से 10 सुबह, 4 से 7 दिन, 4 से 7 रात या शाम, जो आप कह लीजिए। तो यमन का गायन समय क्या है? ऑप्शन ABCD। आप इसको फटाक से इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दें, क्योंकि बहुत ही प्रचलित राग है राग यमन। और जब आपने फर्स्ट ईयर वगैरह पढ़ा होगा तभी आप लोगों को यमन बता दिया गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर आप लोगों को बहुत समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है भैया, और खास करके गायन समय को लेकर के। ओके, चलिए आते हैं जवाब की ओर। और आप में से जिसने जिसने ऑप्शन ए चूज किया है, 7 से 10 रात्रि का प्रथम प्रहर, उसका जवाब क्या है? सही है, ठीक है। अगले सवाल की ओर आते हैं भैया।
ईरानी श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई? अच्छा क्वेश्चन है। 18, 10, 22 या 24। ईरानी श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई? 18, 10, 22 या 24। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। ईरानी श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। रिप्लाई करें फटाक से आप लोग। तैयारी इतनी जम के करिए कि समझ लीजिए कि जब पेपर आपके सामने आए तो आप समय से पहले सॉल्व करने की एबिलिटी रखिए, लेकिन करने के चक्कर में ना पड़िएगा। इत्मीनान से पूरा पढ़िएगा, पूरा समय लीजिएगा, लेकिन एबिलिटी उतनी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप में से जिसका जिसका जवाब आया हुआ है ऑप्शन डी 24। ठीक है, ईरानी संगीत में 24 श्रुतियों की धारणा चली, लेकिन स्वर तो नहीं होते हैं जितना बाकी जगहों पे होते हैं। श्रुति क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। श्रुति क्या है? अब ऑप्शन के बिहाफ पे भी कभी कभी क्वेश्चन बड़े कठिन हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है वेद, उपनिषद, काव्य या कोई नहीं। श्रुति क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, सोच के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करिएगा। क्वेश्चन को पढ़ करके, क्वेश्चन है ही 2 अक्षर का, श्रुति है, क्वेश्चन यही आपके पास है। ऑप्शन उससे बड़े बड़े हैं, वेद है, उपनिषद है, काव्य है, कोई नहीं है। जवाब इसका थोड़ा दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका जवाब आने वाला है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया होगा। ठीक है, अगर कर दिया तो बहुत अच्छा, नहीं कर दिया, अगर अपने आप को रोके रखे हैं कि नहीं सर बताते हैं, तब मैं उस चीज़ को नोट आउट करूँगा तो बड़ा अच्छा है। आपको ज़्यादा इंतज़ार क्यों कराया जाए। तो भैया श्रुति जो है वह वेद को कहा गया है, क्योंकि वैदिक काल में रिटेन फॉर्म की व्यवस्था नहीं थी। वेदों को सुना करके याद किया जाता था और सुनने वाले उसको सुन के याद करते थे। इस आधार पे वेद को श्रुति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अच्छा था, उम्मीद है। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है यहाँ पे, ये होना चाहिए यहाँ पे कजरी लोक संगीत। ठीक है, कजरी लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, उड़ीसा से और उत्तर प्रदेश से। कजरी लोक संगीत जो है वो किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से है, राजस्थान से है, उड़ीसा से है, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से संबंधित है कजरी? इसका जवाब आप लोग दें। मैं आप लोगों के बोर्ड के सामने से हट जाऊं ताकि आप लोग ये ना कहिए कि नहीं क्वेश्चन के सामने सर आप खड़े थे इसलिए मैं देख नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रही थी। ठीक है, इसको कर लें आप लोग। चलिए, आप में से इसका जवाब है, अरे यार, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, कजरी का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? अच्छा क्वेश्चन है, राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? 2, 4, 8, 9। राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? 2 मत, 4 मत, 8 मत, 9 मत, कितने मत हैं प्रमुख? जवाब दें आप लोग। राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? आप जवाब दें। चलिए, इसका सही जवाब है 4 मत। ठीक है ना, कलिनाथ ने 4 मतों को प्रस्तुतिकरण किया। ठीक है, इसको कर लीजिए। और आइए आगे।
सूरबीन किस क्षेत्र का वाद्य है? ठीक है, सूरबीन किस क्षेत्र का वाद्य है? पाश्चात्य वाद्य है, दक्षिणात्य वाद्य मतलब दक्षिण साइड का, या फिर पूर्वांचलियों के क्षेत्र का वाद्य है, या उत्तरी वाद्य है? सूरबीन ये किधर का वाद्य है? जवाब दें आप लोग। पाश्चात्य, दक्षिणात्य, पूर्वांचलीय वाद्य है या उत्तरी वाद्य है? रिप्लाई करें आप लोग। चलिए, अब देखिए सूरबीन वगैरह जो है राजस्थान वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो उसको भारत के उत्तरी क्षेत्र से इसको जोड़ कर रखिए, उत्तरी क्षेत्र का यह वाद्य माना जाएगा। ठीक है ना, पूर्वांचलियों का मतलब हो गया कि सिर्फ पूर्वांचल में तो बसता नहीं है, दक्षिण और पाश्चात्य से मतलब नहीं है, उत्तरी वाद्य उसको रखिए, ज़्यादा नज़दीकी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो राग रात और दिन की संधि की बेला में, ठीक है ना, इसको बेल लिख दिया है, बाय मिस्टेक हो गया है बेल, उसको बेला करिए। ठीक है ना, कि बेला में गाए या बजाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मतलब कि दिन और रात की संधि बेला में जो राग गाए जाते हैं वो क्या होते हैं? राग परमेल प्रवेशक होते हैं, संधि प्रकाश राग होते हैं, जन्य राग होते हैं, पूर्व राग होते हैं। इनमें से कौन सा सही है? दिन और रात के मिलन की बेला में जो राग गाए जाते हैं वो किस श्रेणी के राग होते हैं? परमेल प्रवेशक होते हैं, या फिर संधि प्रकाश राग होते हैं, फिर जन्य राग होते हैं, पूर्व राग होते हैं, कौन से राग होते हैं? इसका जवाब दें आप। चलिए, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन बी, संधि प्रकाश राग। ठीक है, चलिए देखते हैं और कोई क्वेश्चन है कि नहीं। राजकुमार मलिक का संबंध है ध्रुपद, दरभंगा, पद्मश्री पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। राजकुमार मलिक का संबंध कहाँ से है, किससे है, किस विधा से है? ध्रुपद से है, दरभंगा से है, पद्मश्री पुरस्कार से है, या इनमें से कोई नहीं? राजकुमार मलिक राजकुमार मलिक का बताएं आप, जवाब दें। राजकुमार मलिक का संबंध है ध्रुपद, दरभंगा, पद्मश्री पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या होगा? चलिए भैया, बहुत अच्छा। इसका जवाब आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। राजकुमार मलिक ध्रुपद गायक थे, दरभंगा घराना के थे। 2004 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ था। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। इसलिए कि पुनः आप लोगों के बीच में आ जाया, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर कहीं बीच में अप एंड डाउन हो गया तो उसको आप लोग बता दीजिएगा, उसको मैनेज कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी फिक्स्ड नहीं रहती कि नहीं जो मुझे पता है वह अकाट्य है। हो सकता है कि मे बी कहीं अप एंड डाउन हो जाए, तो उस चीज़ों के लिए हम लोगों को सदैव तैयार रहना चाहिए। अगर आज आप स्टूडेंट हैं तो आपको एज ए स्टूडेंट भी तैयार रहना होगा। कल के डेट में आप टीचर हो जाते हैं तो भी आपको तैयार रहना होगा। उसी तरह हम भी हमेशा तैयार रहते हैं। और सीपी स्मार्ट क्लास ये जो अपने बच्चों के लिए कदम आगे बढ़ाया हुआ है, ये कदम थोड़े से आप लोग चाहेंगे तो और मजबूत हो जाएंगे। और वो मजबूत तब होंगे जब आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमको देंगे, और थोड़ा सा आप जुड़ने का प्रयास करें हमसे। और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि आपको अपनी सर्विस दे सकें, और आप लोगों की आने वाली परीक्षाओं के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभेच्छा, ढेर सारी शुभकामनाएं। तब तक के लिए थैंक यू।